हेलो स्टूडेंट, करंट अफेयर बाय स्टूडेंट फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम 30 सितंबर 2023 की करंट अफेयर करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं ये करंट अफेयर किसके लिए यूज़फुल है। ये बेसिकली सभी प्रकार के जो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स हों या स्टेट पीसीएस कोई भी हो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आरओ आने वाले सभी एग्जाम्स एसएससी, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, विशेष रूप से दिल्ली पुलिस में जो 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप रेगुलरली इस करंट अफेयर को फॉलो करते हैं तो आपको कहीं और से कोई भी मैगजीन, किसी भी प्रकार का न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सारे वनडे एग्जाम्स के लिए दैट इज़ इनफ, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के 8वें महाद्वीप के रूप में 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया भूवैज्ञानिकों के द्वारा। इसका नाम क्या है? अब इस पर पूछा इसका नाम क्या है 8वें महाद्वीप का नाम। इसका नाम है जीलैंडिया। तो बेसिकली जीलैंडिया के बारे में मैं आपको बताऊं तो जीलैंडिया महाद्वीप जब हम ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाते हैं, जैसे मानो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, इस ऑस्ट्रेलिया के मैप में जब यहाँ पे देखते हैं तो ये न्यूजीलैंड से, तो ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हिस्सा, ये जीलैंडिया महाद्वीप है। तो बेसिकली जीलैंडिया महाद्वीप का अगर हम भूगर्भिक इतिहास देखें तो जब विश्व मतलब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी एक संयुक्त रूप में थी जिसको हम पेंजिया कहते हैं, ठीक है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा जो था वो अंगारालैंड और नीचे वाला हिस्सा गोंडवानालैंड। तो ये जीलैंडिया इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवानालैंड, ये गोंडवानालैंड का हिस्सा है सबसे पहली चीज़। और बीच में कौन सा सागर था? पैंथलासा सागर, जिसको हम टेथिस सी आगे चल के कहते हैं। जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो ये टेथिस सी में परिवर्तित हो गया था आगे चल के, तो ये पैंथलासा सी, ये ऊपर अंगारालैंड, ये गोंडवानालैंड। भारत भी गोंडवानालैंड का ही हिस्सा है। अगर मैं जीलैंडिया महाद्वीप के बारे में आपको और बताऊं, ये जीलैंडिया महाद्वीप इस पेंजिया से लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले अलग हुआ था, 100 मिलियन वर्ष पहले। और जीलैंडिया महाद्वीप जो इसका 94% भाग आज भी डूबा हुआ है समुद्र के नीचे, 6% भाग सिर्फ इसका ऊपर है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें न्यूजीलैंड और उसके आसपास के जो आइसलैंड हैं, द्वीप हैं, वो सब शामिल हैं, ठीक है। और अगर मैं ये बात करूँ, जैसे इसके एक तरफ तस्मान सी तो दूसरी तरफ इसमें पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कार्पेंटिया की खाड़ी है और बीच में यहाँ पे जो ऊपर पापुआ न्यू गिनी से जो इसको अलग करती है, ठीक है, ये स्ट्रेट है। और ये तस्मान सी है, आपको पैसिफिक ओशन आपको यहाँ ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड उसके कुछ आसपास के क्षेत्र हैं। इसका 94% मैंने आपको बताया कि 94% एरिया जो इसका आज भी डूबा हुआ है, इसके बारे में, ठीक है। इसका ये, अब जैसे आइसलैंड की कैपिटल आपसे पूछी जाए तो ये रेकियाविक, मेडागास्कर की अंतानामारिवो। और ग्रीनलैंड स्वतंत्र रूप से कोई देश नहीं है, लेकिन ये डेनमार्क का पार्ट है। किसका? डेनमार्क का हिस्सा है। और डेनमार्क की कैपिटल आपको पता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाईकून नर्बल नाम की एक स्वदेशी पनडुब्बी का लॉन्च किया? देखो हाईकून, ये बेसिकली मैं लिख देता हूँ हाईकून, ये एक पहली बार ताइवान ने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी बनाई है। हाईकून नाम की स्वदेशी पनडुब्बी ताइवान ने बनाई है। इसके बारे में खास बात यह है कि ताइवान की अगर मैं एग्जैक्ट आपको लोकेशन बताऊँ तो ताइवान की लोकेशन ये है। ताइवान और जो ईस्ट चाइना सी इधर है और साउथ चाइना सी इधर है, इसको कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है इसको ताइवान स्ट्रेट कहते हैं। कौन सी स्ट्रेट कहते हैं? ताइवान स्ट्रेट, ठीक है। इसके अलावा ताइवान के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब हम चिप 4 कंट्री की बात करते हैं, कौन सी? चिप 4, या इसको हम फैब 4 भी कहते हैं। ये फैब 4 कंट्री वो होती हैं जो विश्व में सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। इनमें अगर मैं नाम बताऊँ आपको, एक है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, दूसरा जापान और तीसरा साउथ कोरिया और चौथा है आपका ताइवान। इनको चिप 4 के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार कि चिप 4 में कौन से देश शामिल है और कौन शामिल नहीं है। आपको ध्यान रखना, यूएस, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। भारत ने ताइवान के साथ सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रखा है। यूएस के साथ भी कर रखा है, जापान के साथ भी कर रखा है, ताइवान के साथ भी कर रखा है और साउथ कोरिया के साथ भी हम करने ही वाले हैं आगे। अगर मैं कंबोडिया की बात करूँ तो कंबोडिया में एक द्वीप है रियाम आइसलैंड पर चाइना ने अपना मिलिट्री बेस स्थापित कर दिया, जो भारत के लिए थोड़ा चुनौती भरा है। और इंडोनेशिया की मैं बात करूं, इंडोनेशिया हाल ही में क्यों न्यूज़ में था? इंडोनेशिया में अभी हाल ही में आसियान की समिट हुई थी, आसियान, ठीक है। और आसियान में इस समय 11 देश हैं और 11वां मेंबर तिमोर लेस्ते बना था, तिमोर लेस्ते, ठीक है। पहले इसमें 10 हुआ करते थे। और आसियान की 2023 की बैठक कहाँ हुई? इंडोनेशिया में। लेकिन 2024 की कहाँ होगी? लाओस, ये बार लाओस, ठीक है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा मेडल अभी जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा मेडल? विच मेडल हैज पलक गुलिया वॉन इन 10 मीटर एयर पिस्टल रिसेंटली ऑफ एशियन गेम्स 2023? अगर मैं एशियन गेम्स की बात करूँ, दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं, दूसरा पैरा होते हैं। पैरा वालों का जो होने दोनों हंगजाओ में ही है। कहाँ हो रहा है? चाइना के हंगजाओ शहर में, हंगजाओ। लेकिन बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक पैरा, नॉर्मल और पैरा। होने दोनों हंगजाओ में, लेकिन दोनों के लिए मैस्कोट अलग अलग है। इसका मैस्कोट है फीफई, FEI। इसका है स्मार्ट ट्रिपल H।
स्मार्ट ट्रिपल एच। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है आपसे पूछा है तो इन्होंने गोल्ड मेडल अभी हाल ही में जीता है। देखो चाइना एक कारण से और न्यूज में आया था, एक बैडमिंटन का एक कप होता है सुधीरमन कप। कौन सा? सुधीरमन कप, ये बैडमिंटन का होता है। तो ये सुधीरमन कप किसने जीता 2023 का? ये जीता चाइना ने, ठीक है। इसके अलावा चाइना एक कारण से और न्यूज में था, चाइना ने मीथेन पर चलने वाला पहला रॉकेट बनाया जो मीथेन फ्यूल से चलता है, उसका नाम है जॉग्यू, ठीक है, जॉग्यू 2, ठीक है, जॉग्यू 2, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं चाइना के बारे में, चाइना में बेसिकली अभी एक उसका है मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने अपने ना 3 अभी रिसेंटली, जैसे हमारे यहाँ INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत 2 स्वदेशी विमान भाग पोत हैं, तो इनका भी लेटेस्ट जो बना तीसरा विमान भाग पोत उसका नाम था फुजियान नाम था। इससे पहले लाओनिंग और सेंडोंग 2 पहले थे, ये शहरों के नाम पे रखे गए थे। तो इनका लेटेस्ट जो विमान वाहक पोत है वो है, उसका नाम है फुजियान। इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम इस पर कहाँ हो रहा है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, तो ये हो रहा है चाइना के एक शहर में, उसका नाम है चैंगडू, ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ चैंगडू और इंग्लिश में चैंगडू, यहाँ पे हो रहा है चाइना के शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 100% ODF प्लस का कवरेज हासिल कर लिया है? 100% ODF प्लस। देखो एक होता है ODF का मतलब होता है कि जो हम लिक्विड वेस्ट होता है हमारा, वॉशरूम जो होते हैं, अगर हम उसका मैनेजमेंट करते हैं लिक्विड वेस्ट का, अगर हम खुले में नहीं करते हैं तो वो ODF हो जाता है। लेकिन ODF प्लस का मतलब होता है कि जो लिक्विड और लिक्विड के साथ में सॉलिड, मल और मूत्र, इन दोनों का अगर हम पूरी तरह से निपटान कर पाते हैं तो वो ODF प्लस हो जाता है। और यूपी अभी हाल ही में ODF प्लस घोषित कर दिया गया है 100% यूपीज के विलेज में। भारत के संदर्भ में अगर बात करूं तो भारत में 75% विलेजेस में आज ODF प्लस का दर्जा उनको मिल चुका है। यूपी अभी 2-3 कारणों से न्यूज में था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यूपी के अंदर अभी जटायु क्रूज सेवा स्टार्ट हुई है, जटायु क्रूज सेवा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जटायु कहाँ हुई है, अयोध्या के अंदर हुई है पहला, और किस नदी पे हुई है? सरयू रिवर पर ये हुई अभी। इसके अलावा यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ, कहाँ पर हुआ इंटरनेशनल ट्रेड शो? ग्रेटर नोएडा में हुआ। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा के अंदर। इसके अलावा यूपी के अंदर एक अभी न्यूज़ में और था, उसका नाम था लखनऊ में क्या हुआ था? LUCKNOW, लखनऊ में PM मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? यूपी के अंदर। टोटल कितने बनने हैं? 7, लेकिन एक बनेगा यूपी में कहाँ बनेगा? लखनऊ में भी कहाँ बनेगा? मलिहाबाद तहसील में बनेगा, ठीक है। इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव अभी हाल ही में हुआ। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में अभी जो स्वच्छ सिटी है, स्वच्छ शहर है और स्वच्छ राज्य की घोषणा की गई, किन के द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और बेसिकली ये कॉन्क्लेव कहाँ होस्ट हुआ आपसे पूछा है भाई, हुआ कहाँ पे था? तो ये है इंदौर कहाँ पर है? MP। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव होता है, इसमें जो घोषणा की गई कि बेस्ट सबसे साफ शहर कौन सा है, तो आप ध्यान रख सकते हो इंदौर। और दूसरा सबसे साफ कौन सा है? सूरत। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है आगरा, जो यूपी में है। ये तीसरा सबसे स्वच्छ शहर है। और अगर मैं राज्यों के स्तर पे बात करूँ तो नंबर 1 है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, और तीसरे नंबर से पूछे तो यूपी और राजस्थान दोनों एक साथ हैं। तो ये 3 नंबर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो राजस्थान में भी हाल ही में एक चीज़ न्यूज़ में आई थी, धौलपुर करौली नाम का चौथा टाइगर रिजर्व इनका बना है। धौलपुर करौली यहाँ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। सरिस्का रणथंभौर इनसे पहले भी थे यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में अफ्स्पा एक्ट को आगे बढ़ा दिया गया है? देखो अफ्स्पा एक्ट होता क्या है पहले तो आप ये समझिए। अफ्स्पा एक्ट होता क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। बेसिकली ये एक्ट जो होता है आर्मी फिर वहाँ पे नियंत्रित करती है। जब किसी क्षेत्र विशेष में कोई दंगा फसाद हो जाती है और वो अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो वहाँ पे फिर आर्मी उसको कंट्रोल करने के लिए जाती है और वहाँ पे फिर आफ्स्पा एक्ट लगा देती है। इस एक्ट के थ्रू क्या करती है, आर्मी को अधिकार हो जाता है कि विदाउट वारंट वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और उसको ये लगता है कि संदिग्ध क्षेत्र में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है तो उसको वो
समाप्त भी कर सकती है, उसके पास पावर होती है इस तरह की। ठीक है, तो ऑप्सो एक्ट के बारे में तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मणिपुर में अभी जो दो समुदाय थे उनके बीच में हिंसा होने की वजह से उसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और फाइनली वहाँ पे ऑप्सो एक्ट लगा दिया गया है। अब ये 6 मंथ के लिए लगेगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है भाई, लगेगा कब से, 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा 2023 से। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में अभी भी वर्तमान में लागू और नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में भी ये लगा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे राज्य में लगाया जाए, राज्य के कुछ क्षेत्र विशेष में भी ये लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी जो हिंसा हुई वहाँ का समुदाय है मीठी समुदाय से हुई। ठीक है, मीठी समुदाय के साथ वो हिंसा थी। अगर मैं असम की बात करूँ, असम किस कारण से अभी न्यूज़ में था, तो असम के अंदर जो अमृत वृक्षो अभियान चल रहा है, मैंने आपको बताया था अमृत वृक्षो अभियान, उसमें क्या हो रहा है कि 1 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे 2023 तक। अगर कोई भी व्यक्ति एक वृक्ष लगाता है और उसके साथ सेल्फी लेके उसकी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है तो उसको 100 रुपये डीपीटी के थ्रू उसके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, और मिजोरम में कोई पार्क ऐसा जो फेमस हो, बिल्कुल मिजोरम के अंदर एक पार्क पाया जाता है, केबुल लामचाओ नेशनल पार्क है बेसिकली, और केबुल लामचाओ नेशनल पार्क में घास पाई जाती है जो विशेष रूप से तैरती हुई घास होती है। उस घास का नाम है फुमड़ी घास के मैदान होते हैं जो तैरती हुई घास होती है। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान, मतलब भारत के किस संस्थान को पहला स्थान मिला है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ये पहली चीज़ जारी किसके द्वारा की जाती है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की जाती है। अच्छा, ये है कहाँ पर? आपसे पूछे तो यूनाइटेड किंगडम में। और इसमें जो भारत का स्थान है जिसने टॉप किया वो है IISc बेंगलुरु। लेकिन आपसे पूछे भाई विश्व में सबसे पहले पे कौन है, तो वो ऑक्सफोर्ड जो लंदन में। दूसरे नंबर पे कौन है? अगर आपसे पूछा था कि भाई पहले नंबर पे कौन है और दूसरे पे कौन है, हार्वर्ड कहाँ पे? USA में, अमेरिका में। और तीसरे पे कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज भी UK में ही है, कैम्ब्रिज भी UK यूनाइटेड किंगडम में ही है। ये आपको ध्यान रखना है टॉप 3 इसके बारे में, टाइमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखो IIT मद्रास हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस या ओवरसीज़ कैंपस या विदेश में पहला कैंपस खोला। कहाँ? जंजीबार। और जंजीबार कहाँ पे? तंजानिया वो देश है जहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है। कौन सा? माउंट किलिमंजारो। कौन सा? लिख देता हूँ मैं, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। ये ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। ठीक है, और इसके अलावा मैं IIT दिल्ली ने कहाँ खोला है? आपसे पूछे भाई IIT, चलो यहाँ इसने तो IIT मद्रास ने तो यहाँ खोला, IIT दिल्ली ने कहाँ खोला? आबू धाबी। और आबू धाबी एक कारण से और न्यूज़ में था। आबू धाबी किस कारण से न्यूज़ में था? जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। कहाँ पर है? बीजिंग। क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसने अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला विदेश में। कहाँ? आबू धाबी में। इस कारण से भी न्यूज़ था। और आबू धाबी है कहाँ पे? आपसे पूछे UAE, संयुक्त अरब अरब अमीरात में एक शहर और है, उसका नाम है दुबई। और दुबई में अभी UNFCCC का COP28 होगा। किसका? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है, वो बेसिकली जलवायु परिवर्तन पर हर साल एक सम्मेलन आयोजित करती है। UNFCCC, उसका COP28 कहाँ होगा? दुबई में। और COP27 कहाँ हुआ था? शर्म इजिप्ट का एक शहर है वहाँ पर। इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ खोला गया? बस इसके बारे में सिंपल आपको याद रखना है कि मसूरी में खोला गया। और मसूरी आपसे पूछे कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। देखो, कार्टोग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी सैटेलाइट के थ्रू हम किसी क्षेत्र विशेष की मैपिंग कर दें कि भाई यहाँ पर ये वन है, ये इस तरह के। कार्टोग्राफी मतलब होता है उस क्षेत्र की मैपिंग बना देना एक तरह से संबंधित क्षेत्र की, तो उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाँ, लखनऊ में मैंने आपको अभी बताया कि लखनऊ के मलिहाबाद डिस्ट्रिक्ट में यूपी का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेगा, प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल पार्क, जिसको PM मित्र पार्क भी कहते हैं। इसको आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? देखो, रेबीज एक बहुत बड़ा इस समय बीमारी बन गई है और ये किस दिन मनाई जाती है? आपसे पूछे तो 28 सितंबर को। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक रिपोर्ट दी थी, इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि 307 लोग एक साल के अंदर बन गए। 2022 में एक साल के अंदर 307 लोगों की मृत्यु हुई रेबीज की वजह से। रेबीज एक प्रकार का वायरस है जो कुत्ते के काटने से मोस्टली फैलता है, हालांकि बिल्ली, बंदर और इनके काटने से भी हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है मोस्टली कुत्तों के काटने से होता है। और सबसे ज़्यादा मौत भारत में कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई। आपसे पूछा दूसरे नंबर पे कहाँ हुई? तो भाई दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल में हुई, पश्चिम बंगाल में, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में। ये लिस्ट आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ हुई?
न्यू दिल्ली में हुई। और देखो 14 सितंबर को कौन सा दिन दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, परमाणु हथियारों को रोकने के लिए, उन्मूलन के लिए जो दिवस है। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। इसके अलावा एक दिवस और मनाया जाता है 16 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस। कौन सा, ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। और एक मुझे याद आ रहा है 2 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ज़्यादा नारियल किस राज्य में होते हैं, तो होते हैं कर्नाटक में। अगर आप पूछे विश्व में कहाँ होते हैं, तो इंडोनेशिया में। विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादक देश है इंडोनेशिया, नंबर 1। इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने बताया कि भारत में 2050 तक बुजुर्गों की कितनी आबादी होगी कुल जनसंख्या का, तो बुजुर्गों की आबादी हो जाएगी 20%। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की मैं अगर बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया। देखो ये बहुत दुखद घटना है हमारे लिए। ये बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे भारत के। 98 ईयर की एज में इनकी मृत्यु हुई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। तमिलनाडु का एक क्षेत्र गांव है बेसिकली, उसका नाम है गांव का नाम है बेसिकली मुझे याद नहीं आ रहा, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। शायद कुंबा करके कोई जगह है, कुंबा, हाँ कुंबाकोनम है तमिलनाडु में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में आपको 4-5 चीज़ें विशेष रूप से याद रखनी होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली इनसे बनेगा ही बनेगा। सबसे पहली चीज़, 1987 में इन्हें पहली बार एक प्राइज़ मिला था, विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार पहला किसको मिला, तो इनका नाम है MS स्वामीनाथन, पहली चीज़। दूसरा, इन्हें सबसे पहले फिर 1967 में पद्मश्री मिला। 1972 में इन्हें पद्म भूषण मिला। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 1989 इन्हें पद्म विभूषण मिला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, पद्म विभूषण को किस तिथि को मिला, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसको स्टार बना लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किनको बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है MS स्वामीनाथन को। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में किसको हरित क्रांति का जनक बोला जाता है, तो उनका नाम आप विशेष रूप से याद रखोगे, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको विशेष रूप से आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको GII 2023 भी कह सकते हैं। सबसे पहले चीज़ जारी कौन करता है, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है जिसका नाम है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। उनका नाम है डेरन टैंग, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूँ, DARREN और TANG, डेरन टैंग। किस देश के निवासी हैं, सिंगापुर के निवासी हैं ये। और भारत का क्या रैंक आया है इसमें, 40। अगर आपसे पूछे कि भाई टॉप पर कौन है, नंबर 1 कौन है, स्विट्जरलैंड। और नंबर 2 कौन है, आपसे पूछा जाए स्वीडन, ठीक है। और नंबर 3 पे कौन है, USA, अमेरिका। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।